नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाग्र जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के पहले अध्याय मुगल चित्र शैली का अध्ययन करेंगे। कुछ विद्यार्थियों ने कहा है कि उन्हें कक्षा 12 के जो अध्याय है उसके नोट्स की जरूरत है। इसी श्रृंखला में मैं पहला अध्याय मुगल चित्र शैली के नोट्स को आज सामने ला रहा हूं। उसके बाद हम क्रम से और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बाकी के अध्यायों में भी क्या दिया है। तो ऐसे में पेश है पहला अध्याय मुगल चित्रकला या मुगल चित्र शैली। यदि हम मुगल चित्र शैली की बात करते हैं तो मुगल चित्र शैली की शुरुआत मुगलों के साथ ही होती है और जब बाबर का भारत में आगमन होता है और वह दिल्ली में शासक बनता है, अर्थात कि 1526 में पानीपत के युद्ध में विजय के पश्चात जब दिल्ली का शासक बनता है, वहीं से मुगल शासन की स्थापना होती है। यहीं से कहीं ना कहीं मुगल चित्रकला की भी नींव के बारे में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बाबर का इसमें योगदान है। लेकिन जब बाबर दिल्ली का शासक बना तो यहाँ पर बाबर का संबंध जो है वो तैमूर, जो जिसका की 5वीं पीढ़ी, और चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी से संबंध था। तैमूर के पितृ पक्ष से थे और चंगेज खान मातृ पक्ष से थे। तो इस संबंध में जो भी योगदान हुआ वह वंश मुगल वंश कहलाता है। अब यदि हम मुगल शैली की बात करें तो क्योंकि बाबर ईरान से आया था, ऐसे में कहीं ना कहीं ईरानी शैली प्रारंभ में थी और उसके साथ ही ईरानी और राजस्थानी शैली, भारतीय शैली का समावेश ही मुगल शैली का जन्म देता है। यदि हम मुगल शैली के बारे में बात करते हैं तो प्रारंभ में पूर्णतः ईरानी कला थी और अकबर के समय में इसमें भारतीय तत्वों का समावेश हुआ। जहांगीर के समय में पूर्णतः भारतीय हो गई और शाहजहां के समय में यूरोपीय प्रभाव अधिक हो गया। अभी तक हमने जो देखा उसमें से कुछ प्रश्न जो बनते हैं। पहला, भारत में मुगलों का आगमन कब हुआ? तो 1526 ईस्वी। बाबर दिल्ली का शासक कब बना? 1526 ईस्वी। बाबर दिल्ली का शासक किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बना? पानीपत के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में। बाबर ने किस वंश की स्थापना की? मुगल वंश की। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। मुगल शैली की जन्म कैसे हुआ है? ईरानी और राजस्थानी शैली से। मुगल शैली आरंभ में किस प्रकार की शैली थी? तो ईरानी शैली थी। अकबर के समय में किस प्रकार के तत्वों का मुगल शैली में समावेश हुआ? भारतीय तत्वों का। या मुगल कला में भारतीय तत्वों का समावेश किस शासक के समय में प्रारंभ हुआ? अकबर के समय में। जहांगीर के समय में पूर्णतः भारतीय हो गई थी। यह प्रश्न भी पूछ सकते कि किस शासक के समय में पूर्णतः भारतीय तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। और इसके अलावा प्रश्न आ सकता है कि यूरोपीय प्रभाव किस शासक के समय में देखने को मिलता है? तो शाहजहां के समय में। हमने अभी तक जो देखा पढ़ा उसके संबंध में जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखें। यहाँ पर बाबर का समय जो है वो 1526 से 1530 ईस्वी है। हुमायूं का समय है 1530 से 1556 ईस्वी है। अकबर का समय 1556 से 1605 ईस्वी है। जहांगीर का समय 1605 से 1627 ईस्वी है। शाहजहां का समय 1628 से 1658 ईस्वी है। औरंगजेब का समय जो है वह 1658 से 1707 ईस्वी के करीब का समय है। यह तो रही मुगल जो प्रमुख शासक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो बाबर सबसे पहले आया, उसका बेटा हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर और उसके बाद शाहजहां, और औरंगजेब के साथ ही पतन हो जाता है मुगल चित्र शैली का। अब थोड़ा सा आगे देखें तो मुगल चित्र शैली के विकास के इसी चरण को राय कृष्ण दास ने जो कहा है वो बता रहा हूं। प्रश्न आ सकता है कि राय कृष्ण दास के मतानुसार मुगल शैली का विकास किस प्रकार हुआ। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा कि भारत में मुगल शैली का जन्म अकबर के आगमन से हुआ है और बाद में शाहजहां के समय तक मुगल शासकों के काल में उसका निरंतर विकास होता रहा, जिसका चरमोत्कर्ष जहांगीर का शासनकाल था।
ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बड़े प्रश्न में, लघुतरात्मक प्रश्न या अति लघुतरात्मक प्रश्न में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि राय कृष्णदास के मतानुसार भारत में मुगल शैली का जन्म बाबर के आगमन से हुआ और बाद में शाहजहां तक के मुगल शासकों के काल में उसका निरंतर विकास होता रहा, जिसका चरमोत्कर्ष जहांगीर का शासनकाल था। वैसे यदि प्रश्न का उत्तर हुमायूं के समय में मुगल चित्र शैली का विकास हुआ है तो वह भी सही माना जाएगा। अब अगला है, जो पहला शासक है बाबर। हम केवल 12वीं की किताब में जो दे रखा है उसी की चर्चा करेंगे, यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बाबर जो कि 1526 से 1530 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासक था, तकरीबन 4 वर्ष, और 4 वर्ष के शासनकाल में चित्रकला की दृष्टि से इसने कोई विशेष योगदान नहीं दिया, लेकिन इसके जो ग्रंथ है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, यहाँ पर नाम दे रखा है तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा, इसमें हमें बिहजाद जो कि पूर्व का राफेल और शाह मुजफ्फर, इन दो चित्रकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है तो बिहजाद को कहा जाता है, और प्रश्न आ जाए कि तुजुक ए बाबरी बाबरनामा जो कि बाबर की आत्मकथा है, उसमें किन दो चित्रकारों का उल्लेख मिलता है तो बेहजाद व शाह मुजफ्फर। ये रहे अभी तक जो हमने पढ़ा उसके प्रश्न। अगला प्रश्न यदि आ सकता है परीक्षा में तो हुमायूं। हुमायूं, अब हुमायूं से चित्रकला की शुरुआत कैसे होती है हम थोड़ा सा देखें। तो हुमायूं वापिस से जब हारा और फारस गया, अफगानिस्तान गया, ईरान गया, तो ऐसे में फारस से 2 चित्रकारों को लेके आया था, जिनका नाम है मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी या ख्वाजा अब्दुल समद तबरीजी। इन 2 चित्रकारों को अपने साथ में लेकर आया था। हुमायूं ने इन दोनों चित्रकारों को दास्तान ए मीर हमजा या हमजानामा ग्रंथ की चित्रकारी का कार्य भी सौंपा था। ऐसे में यदि प्रश्न आ जाए कि दास्तान ए अमीर हमजा या हमजनामा का चित्रण किसके समय में प्रारंभ हुआ तो हुमायूं के समय में। हमजानामा और दास्तान ए मीर हमजा एक ही है। हमेशा स्टूडेंट प्रश्न पूछते हैं कि क्या दोनों अलग है, तो नहीं, दोनों एक ही है। हुमायूं अपने लश्कर में चित्रकार भी रखता था। प्रश्न आ सकता है ऐसा कौन सा शासक था जो अपने लश्कर में चित्रकार रखता था, तो हुमायूं। अब आगे, शेरशाह से हारकर ईरान को जाते समय हुमायूं ने अपने खेमे में आए सुंदर कबूतर के पंख कटवाकर उसका चित्रण भी करवाया है। मतलब चित्रण के प्रति उसका प्यार है वो यहाँ पर बता रहे हैं। खैर यह 12वीं की पुस्तक में नहीं दे रखा है यह बात। और इसके बाद है, यह लाइन दे रखी है, हुमायूं की मृत्यु पोथी खाना अर्थात पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से हुई थी। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, तो इस चीज को ध्यान रखना है, पोथी खाना अर्थात की पुस्तकालय की सीढ़ियों से पेड़ से फिसलकर गिरने से हुई थी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा विस्तृत दे दिया दास्तान मीर हमजा या हमजानामा जो हम कह रहे हैं, इसके बारे में यदि प्रश्न आ जाए दास्तान मीर हमजा के बारे में संक्षेप में लिखने का या हमजानामा के बारे में या मीर हमजा के बारे में लिखने का, तो ध्यान रखने का यह मुगल चित्रकला की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कृति है जिसका आरंभ, जिसका चित्रण हुमायूं के समय में प्रारंभ हुआ था तथा यह अकबर के समय में पूर्ण हुई थी। अब ये क्या है, तो ये जो मोहम्मद साहब हजरत पैगंबर है उनके चाचा अमीर हमजा के जो वीरतापूर्ण कारनामे हैं, उनकी साहसिक यात्राएं हैं, उनका जो वर्णन है वह दास्ताने अमीर हमजा में देखने को मिलता है। तो ये तो रही बात हुमायूं के समय की और दास्ताने अमीर हमजा की। लेकिन अगला शासक, अब धीरे धीरे मुगल कला महत्वपूर्ण होती जाएगी, थोड़े प्रश्न अच्छे होते जाएंगे, थोड़े महत्वपूर्ण होते जाएंगे, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अकबर कितने साल की उम्र में मुगल सल्तनत का शासक बना, तो अकबर 13 वर्ष की उम्र में मुगल सल्तनत का शासक बन गया था। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है,
थोड़े से इन चीजों को ध्यान रखना, प्रश्न इस बार छोटे बहुत ज्यादा आएंगे और यह हमारे लिए काम आएगा। अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला से या भारतीय शैली से किस शासक के समय में प्रभावित हुई थी? तो अकबर के समय में। और बाबर और हुमायूं के काल में मुगल चित्रकला फारसी शैली से प्रभावित थी या ईरानी शैली से प्रभावित थी, लेकिन अकबर के समय में इसमें भारतीय तत्वों का समावेश होने लगा और यह भारतीय और फारसी चित्रकलाओं का संगम बन गई। अब थोड़ा सा आगे और देखें, मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईना अकबरी में लिखा है कि अकबर का बाल्यकाल से ही चित्रकला के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। अब यहाँ पर एक और बात आ गई कि आईना अकबरी के लेखक कौन हैं? अबुल फजल। अबुल फजल की पुस्तक का नाम लिखिए, आईना अकबरी। ये प्रश्न और हो गए दो छोटे छोटे प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। थोड़ा सा और आगे देखिए, अकबर के समय में किस धर्म से संबंधित चित्रकार थे? तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों से संबंधित चित्रकार अकबर के समय में थे। अब थे तो ऐसे में जो ये चित्रकार हैं उनमें मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, दसवंत, बसावंत, जगन्नाथ, मुकुंद, केशव, माधव, महेश, मिस्किन, नन्हा, कान्हा, खेमकरण, सावल, दौलत, गोवर्धन, लाल, तारा हरवंश, राम और इनायत, ये है अकबर के समय के चित्रकार। इसमें जो महत्वपूर्ण है उनको मैं वापिस से अंडरलाइन कर रहा हूं, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, दसवंत और बसावंत, इनके बारे में अधिक पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा जगन्नाथ के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इन्हें ध्यान रखना है। और एक मिस्किन, मिस्किन के बारे में ध्यान रखना है, यह आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, बड़े प्रश्नों में पूछा जाता है कि अकबर कालीन चित्रों का विभाजन राय कृष्णदास के अनुसार बताइए। राय कृष्णदास ने अकबर कालीन चित्रों के विषयों को कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में। कौन कौन से? भारतीय कथाओं के चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र, ऐतिहासिक चित्र, व्यक्ति चित्र और सामाजिक चित्र। या फिर हम 4 भी कर सकते हैं। कौन से? अभारतीय कथाओं के चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र, ऐतिहासिक चित्र, व्यक्ति चित्र एवं सामाजिक चित्र। यदि परीक्षा में पूछे कि राय कृष्णदास ने अकबर के कालीन चित्रों के विषयों को कितने भागों में बांटा है, तो आप 4 कर दोगे तो सही माना जाएगा, क्योंकि आपकी पुस्तक में व्यक्ति चित्र और सामाजिक चित्र एक साथ दिया है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा और आगे देखो, तो भारतीय कथाओं के चित्र कौन कौन से हैं? तो हमजानामा और खमसा निजामी, हमसानामा और खमसा निजामी। परीक्षा की दृष्टि से हमको याद रखना है, भारतीय कथाओं के चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र में हमसानामा और खमसा निजामी। भारतीय कथाओं के चित्र रज़्मनामा, जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? तो रज़्मनामा, या रज़्मनामा क्या है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद। नल दमयंती, अनवारे सुहेली, अनवारे सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है और कलीला दमना भी पंचतंत्र का अनुवाद है। इनका चित्रण भी भारतीय कथाओं के अंतर्गत आता है। अगला है ऐतिहासिक चित्र, जिसमें अकबरनामा, बाबरनामा, तवारीख के खानदान, तैमूरिया, शाहनामा आदि आते हैं। इसके बाद आता है शबीह चित्र, शबीह चित्र अर्थात कि व्यक्ति चित्र और सामाजिक चित्र। यह तो रहा आपके याद करने का कि राय कृष्णदास के अनुसार चित्रों के विषय कितने हैं। अब प्रश्न आ सकता है, मान लो अकबर से संबंधित कुछ भी पूछ लिया प्रश्न कि अकबर कालीन समय में, अकबर के काल में चित्रों के विषय बताते हुए अकबर कालीन चित्रकला की विशेषताएं बताइए। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी हुई है, जिन्हें आप याद कर लेंगे
तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। जैसे राजपूत, ईरानी व यूरोपीय तत्वों का मिश्रण किया गया है, लेकिन यहाँ पर यूरोपीय तत्वों को मेरे हिसाब से साइलेंट कर देना अच्छी बात होगी, और आप ये लिखना कि राजपूत और ईरानी तत्वों का समावेश किया गया है। खैर आपकी पुस्तक में दे रखा है यूरोपीय तत्वों का भी सम्मिश्रण किया गया है। अकबर के समय में मुगल चित्रकला पर भारतीय कला का विशेष प्रभाव पड़ा है। मुगल चित्रों में भारतीय विषयों और भारतीय दृश्यों पर चित्रकारी होने लगी है। ईरानी प्रभाव के चलते चमकदार रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। उन्होंने केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, हरे रंग का प्रयोग अधिक किया है। अकबर के समय में रेखांकन को अधिक महत्व दिया गया है। अकबर के समय में एक चश्म चेहरे का अंकन किया गया है। अकबर के समय में छवि चित्रण और व्यक्ति चित्रण भी हुआ है। अकबर के समय में चित्रों में यथास्थान मुगल या वस्त्रों व आभूषणों, पशु पक्षियों तथा वस्त्रों का अंकन किया गया है। वस्त्रों की सलवटों को स्वाभाविक रूप से चित्रित किया गया है। संयोजन की दृष्टि से चित्रों में भीड़भाड़ दिखाई जाती थी तथा प्रधान विषय के लिए शानो शौकत व केंद्रीयता से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त ये बिंदु आपको याद रखने, इस काल में दरबारी शान और शौकत, सुकुमारता, मुगल बादशाहों की वीरता और शिकार के दृश्यों की अधिकता है। और इस काल में चित्रकारी सामूहिक प्रयास था। एक से अधिक कलाकार मिलकर किसी चित्र का निर्माण करते थे। तो ये जो क्रम है वह क्रम हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार मुगल कालीन चित्रकला का विकास हुआ है। अब इसमें जब हम देखें तो थोड़ा सा और आगे देखें कि अकबर के समय में सियालकोट पंजाब में था, जहां पर कागज का एक कारखाना स्थापित हुआ था जिसे सियालकोटी या मुगलिया कागज कहा जाता था। तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अकबर के समय में कागज का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? सियालकोट में। और कौन सा कागज काम में लिया जाता था? तो सियालकोटी और मुगलिया कागज। अब है अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार जो कि आपकी पुस्तक में दे रखे हैं। उसमें सबसे पहला है मीर सैयद अली जुदाई, जो कि हुमायूं के समय में भारत आया था। सफी शैली का चित्रकार था, बेहजाद का शिष्य था, और इसके अतिरिक्त अपने नाम के साथ जुदाई लिखता था। इसने हमजानामा के जो चित्र बने हैं उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और यूं कहे कि इसके निर्देशन में ही हमजानामा के चित्र बने हैं। इसे लौकिक व दैनिक जीवन से संबंधित विषयों का चित्रण प्रिय था। इसके अतिरिक्त प्रमुख चित्र इसके जो है, कुछ चित्रों के नाम आपकी पुस्तक में दे रखे हैं जो ये मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूं। लैला मजनू का चित्र, मजनू का जन्म और पिता का व्यक्ति चित्र, 3 चित्र है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसे हुमायूं ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी, जो कि आपकी पुस्तक में नहीं दे रखा है, लेकिन इसके पिता मंसूर भी एक चित्रकार थे। यह आपकी पुस्तक में दे रखा है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगला चित्रकार है ख्वाजा अब्दुल समद। ख्वाजा अब्दुल समद यह भी हुमायूं के साथ ही भारत आया था। हुमायूं के साथ क्योंकि 2 चित्रकार भारत आए थे। एक बार फिर से बोल रहा हूं, मीर सैयद अली और अब्दुल समद शिराजी। मीर सैयद अली और मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी 2 चित्रकार हुमायूं के साथ भारत आए थे। यदि प्रश्न आ जाए हुमायूं कालीन चित्रकारों के नाम, तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। अब ख्वाजा अब्दुल समद हुमायूं के साथ भारत आया था। ईरानी कला केंद्र शिराज का रहने वाला था, इसीलिए इसे शिराजी या शिरे कलम कहा जाता है, शिराजी कहा जाता है। इसे शिरे कलम की उपाधि अर्थात की मीठी कलम की उपाधि भी दी गई थी। और अकबर की चित्रशाला में भी यह महत्वपूर्ण कलाकार था। इसके कुछ चित्र देखने को भी मिलते हैं, लेकिन आपकी किताब में दे नहीं रखे हैं, तो ऐसे में याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला चित्रकार है दसवंत। यह हिंदू चित्रकार है। यह कहार जाति का था। प्रश्न आ सकता है ऐसा कौन सा चित्रकार है जो कहार जाति का था? हिंदू चित्रकार है, और इसने चित्रणशाला में उच्च कोटि का स्थान दिया है। इसने अब्दुल समद शिराजी से ही चित्रकला सीखी थी, और रज़्मनामा जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है उसका चित्रण किया था, और दैनिक जीवन पर आधारित पौराणिक दृश्यों को भी अंकित किया।
यदि हम कहें कि मुगल कला में भारतीयता का जो समावेश हुआ है वह भी इसी की देन है, तो यह हमारे लिए याद रखने का है। इसके अलावा अगला कलाकार है बसावन। बसावन भी अकबर के समय में एक महत्वपूर्ण चित्रकार है जिसने 100 के आसपास चित्र बनाए हैं और कला पृष्ठभूमि बनाने में, मुखाकृति बनाने में, विशेषताओं का अंकन करने में, आदि में रंगों का मिश्रण करने में, आदि में श्रेष्ठ था। दरबारनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों के चित्रण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये कुछ बातें हैं जो अकबर के समय की है। अकबर के समय के 4 प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, दसवन और बसावन। अब अगला है जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा है और इसका समय अर्थात कि जहांगीर का समय मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। तुजू के जहांगीर, जो कि जहांगीर की आत्मकथा है और जहांगीर ने स्वयं लिखी है, हमें ध्यान रखना है। और जहांगीर ने इसमें लिखा है कि उसका चित्रण के प्रति विशेष लगाव था और उसे यह भी कहा है कि वह चित्रों को परखने में इतना पारखी हो चुका था कि यदि एक चित्र को अलग अलग कलाकारों ने बनाया है तो किस भाग को किस कलाकार ने बनाया है यह पहचान लेता था। अब इसी के समय में एक कलाकार है आकारिजा, और आकारिजा जो कि जहांगीर का चित्रशाला का प्रमुख कलाकार है और यह एक प्रमुख कलाकार था, लेकिन इसके साथ ही इसका पुत्र जिसका नाम है अबुल हसन, वह भी जहांगीर के समय का प्रमुख कलाकार था। इसे नादिर उल जमा युग शिरोमणि की उपाधि प्रदान की गई थी। प्रश्न पूछा जाता है कि जहांगीर ने किस कलाकार को युग शिरोमणि या नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी, तो जहांगीर ने अबू हसन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो नादिर उल जमा और युग शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। तो अबू हसन, नादिर उल जमा, युग शिरोमणि हमें ध्यान रखना है। अगला है मंसूर। मंसूर का चित्र है टर्की कोकबाज। यह पशु पक्षियों के चित्रण में पारंगत था और इसका जो आकारिजा का पुत्र है अबुल हसन, वह भी प्रमुख कलाकार था। इन दो बातों को ध्यान रखना है। यहाँ पर मंसूर जो कि पशु पक्षियों के चित्रण में सिद्धहस्त था, पारंगत था, और टर्की कोकरबाज, और दूसरा आकारिजा का पुत्र अबुल हसन, ये दो बातें ध्यान रखनी है। एक और कलाकार बिशन दास, जो कि ईरान में गया था और ईरान में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया और ईरान के शाह के भी चित्र बनाए हैं। और इसका बना हुआ एक प्रमुख चित्र है जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, शेख फुल सूफी संत। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि शेख फुल सूफी संत चित्र किस चित्रकार ने बनाया है, तो बिशन दास ने। जहांगीर के समय में ऐसा कौन सा चित्रकार था जो शबीह चित्रण में महारत रखता था, तो बिशन दास। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि जागीरकालीन प्रमुख चित्रकार कौन से हैं, तो अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, गोवर्धन, मनोहर, बिशन दास, आकारिजा, ये प्रमुख चित्रकार है। परीक्षा में प्रश्न आए तो हमें उत्तर करना है। एक लाइन वाला प्रश्न या अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न में इस तरीके का प्रश्न आ सकता है, या फिर आ सकता है कि जागीरकालीन प्रमुख चित्रकारों के नाम बताइए, बताते हुए जागीरकालीन कला की विशेषताएं बताइए। तो विशेषताएं हम आगे देखेंगे, लेकिन चित्रकारों के नाम हम यहाँ देख चुके हैं। अब है जहांगीरकालीन चित्रों के विषय। तो जहांगीरकालीन चित्रों के विषय में आमोद प्रमोद से संबंधित जो चित्र हैं, उसके अलावा रथ यात्रा, रनिवास, उत्सव आदि सभी जो चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है, और चित्र संयोजन उत्कृष्ट हैं, आकर्षक हैं। अब यहाँ पर जागीरकालीन चित्रण की विशेषताएं पूछ ली जाए तो पहला तो यही हो गया कि इसके समय में आमोद प्रमोद, आखेट, रथ यात्रा, रनिवास, उत्सव आदि विषयों का चित्रण हुआ है। चित्रों में मौलिकता है, चित्र संयोजन सौंदर्यपूर्ण है।
इसके अलावा खत पर्दाज व दाना पर्दाज का प्रयोग हुआ है, रेखाएं लयात्मक व प्रभावी है, चित्रों में एक चश्मा है, उसके अलावा यथार्थवादी अंकन हुआ है, दृश्यांकन प्राकृतिक दृश्यांकन भारतीय तत्वों से परिपूर्ण है, सौम्य व हल्की सुफियाना रंग योजना का प्रयोग हुआ है जो कि आंखों को अच्छी लगती है। इसके अलावा हल्के गुलाबी और सफेद चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त जहांगीरकालीन चित्र ईरानी प्रभाव से मुक्त है और यह विशुद्ध भारतीय है, क्योंकि जहांगीर काल की कला है वह पूर्णतः भारतीय कला कही जाती है। तो इसीलिए मुगल शैली का वह समय जो कि पूर्णतः भारतीय है, तो जहांगीर का समय कहा जाता है। अब आगे है शाहजहां। 1628 से 1658 के बीच में यह शासक बन रहा है यहाँ का मुगल साम्राज्य का, और इसका समय है वह स्थापत्य कला या वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न आ जाए स्थापत्य कला या वास्तुकला का स्वर्ण युग किसका शासनकाल कहा जाता है, तो शाहजहां का। और इसी के समय में जो ताजमहल है आगरा में बना हुआ वह शाहजहां के समय में ही बना है। शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकार में विचित्र, अनूप चित्तर, चित्रमन, मनोहर, होनहार और लालचंद, तो ये चित्रकार कुछ प्रमुख है, विचित्र, अनूप चित्तर, चित्रमन, होनहार, लालचंद। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं होनहार, विचित्र, लाल सब। तो होनहार में होनहार आ गया, विचित्र लाल, विचित्र में वी से विचित्र, ची से चित्रमन और लाल से लालचंद, ये प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे। इसके अलावा है शाहजहां कालीन चित्रकला की विशेषता, तो छाया प्रकाश को महत्व मिला है और त्रिआयामी के प्रति मोह बढ़ गया था। शाह कलम पद्धति प्रयोग में ली गई। प्रश्न आता है कि शाह कलम पद्धति का प्रयोग किसके समय में हुआ है, तो शाहजहां के समय में। सोने के रंगों का प्रयोग हुआ, हाशिए चौड़े बनाए गए, चित्रकला दरबारों तक सिमटी थी, बेल बूटों का आलेखन का प्रयोग हुआ है, भाव व भंगिमाओं का अंकन भी सफाई और स्वाभाविकता के साथ हुआ है। यह है शाहजहांकालीन चित्रकला की विशेषता। यह कुछ प्रश्न है जो कि पूछे जा सकते हैं। अकबरकालीन चित्रों की विशेषताएं बताइए, जागीरकालीन चित्रों की विशेषता बताइए, या शाहजहांकालीन चित्रों की विशेषता बताइए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मुगल कला का पतन। तो मुगल कला का पतन है वह औरंगजेब के समय में हुआ था, और औरंगजेब के समय में क्योंकि वह कट्टर शासक था, तो ऐसे में चित्रकार मुगल शासन को छोड़कर और पलायन करने लगे थे। ऐसे में मुगल कला है औरंगजेब के समय में समाप्त हो गई थी। अब है मुगल चित्र शैली की विशेषताएं जो कि महत्वपूर्ण है। यदि प्रश्न संपूर्ण रूप में आ जाता है कि मुगल शैली की विशेषताएं लिखिए, तो राजपूत, ईरानी व यूरोपीय तत्वों का मिश्रण किया गया है। मुगल चित्रकला पर भारतीय कलाओं का विशेष प्रभाव है। ईरानी प्रभाव के चलते चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ है, उन्हें केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, हरे रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। संयोजन की दृष्टि से चित्रों में भीड़-भाड़ दिखाई देती है और प्रधान विषय के लिए शान शौकत व केंद्रीयता को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो चित्रों में मुगल या वस्त्रों, आभूषणों, पशु पक्षियों तथा वस्त्रों का अंकन देखने को मिलता है। चेहरों का एक चश्मा अंकन देखने को मिलता है। सुफियाना रंग योजना देखने को मिलती है। स्याह कलम पद्धति का प्रयोग देखने को मिलता है। खत पर्दाज व दाना पर्दाज का प्रयोग देखने को मिलता है। लयात्मक रेखाओं का प्रयोग हुआ है और यथार्थवादी अंकन हुआ है। ये सभी विशेषताएं वही है जो हमने पहले अकबर, जहांगीर और शाहजहां में पढ़ी। यदि मुगल चित्र शैली की विशेषताएं पूछी जाए तो हम अकबर, जहांगीर और शाहजहां की जो विशेषता याद करके जाएंगे, उनकी विशेषताओं को ही यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमें शाहजहां, जहांगीर और अकबर के समय के चित्रों की विशेषता याद करके परीक्षा देने जाना है। यह तो है कुछ प्रमुख बातें, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा प्रश्न उठ रहा होगा। तो सलीम का जन्म चित्र किसने बनाया, तो सलीम का जन्म चित्र जो है उसका अंकन केशु द्वारा किया गया है। उसके अलावा कबीर और रैदास चित्र जिसका अंकन उस्ताद फकीरुल्लाह के द्वारा किया गया है।
उसके अलावा एक और चित्र जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है, जहांगीर का सपना, जो कि अबू हसन द्वारा चित्रित किया गया है, और दारा शिकोह की बारात चित्र है, उसे हाजी मदानी द्वारा चित्रित किया गया है। तो ये 4 चित्रों के बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, और हो सके तो किताब में से 2-2, 3-3 लाइनें इसके संबंध में याद रख लेनी है, ताकि परीक्षा में लिख सको। जैसे सलीम का जन्म चित्र के बारे में विशेषताएं लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? अकबरकालीन चित्रों में सलीम का जन्म चित्र महत्वपूर्ण है, जिसे चित्रकार केशु ने बनाया है, जिसके कथानक को विभिन्न खंडों में बांटकर अंकित किया गया है, और सलीम के जन्म के समय के दृश्यों को अंकित किया गया है, जिसमें महल के बाहर खैरात बांटने, नृत्यरत स्त्रियां, सलीम को स्नान कराने आदि सभी दृश्यों का अंकन देखने को मिलता है। यदि प्रश्न आ जाए कि कबीर और रैदास चित्र की विशेषताएं लिखिए, तो यह चित्र उस्ताद फकीरुल्लाह द्वारा बनाया गया चित्र है, जो कि शाहजहां चित्र है, और इसमें झोपड़ी के बाहर बैठे कबीर और रैदास दोनों को ही धूसर रंग से चित्रित किया गया है, और यह दीन दुनिया को भूलकर ईश्वर का ध्यान करने में मस्त है। यदि प्रश्न आ जाए कि दारा शिकोह की बारात चित्र के बारे में लिखिए, तो दारा शिकोह की बारात चित्र, जिसे हाजी मदानी ने बनाया है, और इसमें दारा शिकोह जो कि मुगल राजकुमार है, उसकी बारात को घोड़ी पर सवार दारा, घोड़ा, शाहजहां आदि सभी को भी बताया गया है। यह शाहजहांकालीन चित्र है, यह भी लिख सकते हो। इसके अलावा जहांगीर का सपना, यह जहांगीरकालीन चित्र है, जिसे अबू हसन ने बनाया है, और अबू हसन वही चित्रकार है जिसे जहांगीर ने नादिर उल जमा अर्थात कि युग शिरोमणि की उपाधि प्रदान की गई थी। इसमें अर्थात कि इस चित्र में जहांगीर को शेर के साथ और शाह अब्बास को भेड़ के साथ चित्रित किया गया है, और पीछे एक प्रभा मंडल भी बनाया गया है, और जहांगीर को नूर अल दिन अर्थात कि आस्थान की रोशनी को पीछे प्रतिबिंबित किया गया है, अर्थात कि प्रभा मंडल अंकित कर बिंबित किया है, और इसके साथ ही जहांगीर को समस्त विश्व का विजेता बताने का भी भाव इस चित्र में देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाए तो इन सभी को करना है। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, नए अध्याय के साथ। शुक्रिया।